Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. Today is the part 2 of cultural institutions in India and awards and honors, जिसमें हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं that is about the cultural institutions in India. एक पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने 7 बॉडीज के बारे में पढ़ लिया था विच आर रिलेटेड टू योर कल्चरल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अब हमें कवर करना है नेक्स्ट पार्ट में अवार्ड्स एंड ऑनर्स. बट आज जो है दैट इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ द कल्चरल इंस्टीट्यूशन, तो उसी पे फोकस करेंगे. तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को हम बोलते हैं ICCR भी. तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसको एस्टेब्लिश करवाया था, 1950 में करवाया था, और इसका जो मेन एम था दैट वाज टू प्रमोट इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड. ना सिर्फ इंडिया का कल्चर इंडिया तक ही सीमित रहे पर पूरे वर्ल्ड में जाए. अगर वर्ल्ड की बात करें तो इस तरह से अमेरिका आ गया, सेंट्रल अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, उसी तरह से यहाँ पे आपके ग्रीनलैंड, आफ्टर दैट यूरोप, इधर आ गया आपका अफ्रीका. तो मतलब एक तरह से इंडिया तक ही सीमित नहीं रखना था, तो कहाँ तक लेके जाना है, पूरे वर्ल्ड तक. सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ ICCR, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. किसने इसको सेटअप करवाया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने इन 1950. अब देखो ये ICCR अब वर्ल्ड तक लेके जाना है, तो वर्ल्ड तक लेके जाना है तो कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी कंडक्ट, जिसकी हेल्प से इसको हम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकें. तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करे जाते हैं बाय ICCR, ताकि इंडियन कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे पूरा पहुंचाया जा सके. ऑल्सो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप को भी प्रमोट किया जाता है, कल्चरल एक्सचेंज किया जाता है अमंग द कंट्रीज. आपने देखा होगा एक बार जब मोदी जी की 3 फॉरेन नेशंस में विजिट थी, तो वो 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप की कल्चरल चीज़ें लेके गए थे. एक पेटी थी, एक केरला का बॉक्स था, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहे. तो मतलब क्या था वो, एक तरह से इंटरनेशनल फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था बाय कल्चरल एक्सचेंज, जो हमारे इंडिया में खास चीज़ें हैं उनको गिफ्ट करके. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरनेशनल फ्रेंडशिप. तो ICCR का ही वो सजेशन था कि आपको ये चीज़ें लेके जानी चाहिए इन ऑर्डर टू एनहांस अवर कल्चरल फ्रेंडशिप ऑल्सो. देन नेक्स्ट बॉडी आज करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. अब 2 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करो, 3 पे एक्चुअली. इंडिया तो चलो ठीक है आपको पता है, दूसरी है काउंसिल, तीसरी है हिस्टोरिकल, देन है रिसर्च. ये बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, ये ऑटोनमस बॉडी है. ऑटोनमस का मतलब होता है जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है. कितनी इंडिपेंडेंट होती है? वी कैन से 95%. मतलब थोड़ा सा हाथ जो है वो गवर्नमेंट का भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट जो इनकी डे टू डे फंक्शनिंग होती है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. आप उसमें कोई गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलती. तभी बोला ऑटो मतलब सेल्फ. और किस एक्ट के तहत बनी थी ये? तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये आपको पता होना चाहिए. अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. फिर जो फंडिंग है ICHR को वो कौन करता है? तो फंडिंग जो है वो करता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC. कई बच्चे नेट का पेपर भी देते होंगे, तो क्या बोलते हैं UGC को? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. तो दैट इज़ अ UGC इसको फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि ये प्रमोट और प्रिजर्व कर सके हिस्ट्री ऑफ इंडिया को. अब देखो हिस्टोरिकल रिसर्च लिखा है, इसके नाम में लिखा है हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब है कि तरह से हम साइंस का यूज़ करके अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं. सो हैंस हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब एक तरह से रिसर्च को भी प्रमोट किया जा रहा है. तो आपका जो आर्कियोलॉजी है दैट ऑल्सो इम्प्लीमेंट द साइंस इम्प्लीमेंटेशन ओवर देयर. साइंस में से क्या, जैसे कार्बन डेटिंग होगी. कार्बन डेटिंग अगर कोई ऐसी ममीफाइड बॉडी मिलती है तो उसका एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ एक एस्टिमेशन पता चल जाता है कि हाँ इस टाइम पीरियड भी एग्जिस्ट करती होगी. सो हैंस ICHR रिसर्च भी प्रमोट कर रहा है. उसके साथ साथ अब अगर इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, साथ में वर्कशॉप्स होती हैं, फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसके ऊपर बेसिकली स्पीच भी आ सकती है आपकी, या किसी को कोई पर्टिकुलर टेक्निक लर्न करनी है तो वो चीज़ आ जाएगी. और इसका एक जर्नल भी पब्लिश होता है, दैट इज़ द हिस्टोरिकल रिव्यू. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सच अ वे कि जो हिस्टोरिकल रिव्यू करके जर्नल है वो कौन सी काउंसिल या कौन सी बॉडी
पब्लिश करती है। तो कौन सी बॉडी करती है? ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी, दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इसको DFF भी कह सकते हैं शॉर्टकट में। तो अगर आपको आगे वाली लाइंस पे DFF मिलेगा तो मतलब डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ऑल्दो अगर कोई मेंस का पेपर लिख रहा है वहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन में लिखना होगा, तो यू कांट राइट DFF, यू हैव टू मेंशन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश करा था और नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिए जाते हैं। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। कब? जब इजराइल के एक मूवी मेकर हैं, उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दे दिया था इंडिया की किसी मूवी को। वो मूवी जो थी बेसिकली वो पंडित्स के ऊपर बनी थी, जम्मू कश्मीर के जो पंडित्स हैं उनके ऊपर बनी थी। तो उस पंडित वाली मूवी पे क्या किया था? क्रिटिसिज्म कर दिया था। तो दैट्स वाई इट वाज इन न्यूज़। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल क्या ऑर्गेनाइज करता है? नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, साथ में अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट है फर्दर डायरेक्ट करती रहती है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल को कि वो प्रिंट कलेक्शन भी थोड़ी सी क्रिएट करे और साथ में डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में भी एस्टेब्लिश करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लोग पढ़ना भी चाहते हैं तो इट कैन बी एस्टेब्लिश इन द प्रिंटेड फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म। नेक्स्ट बॉडी देखें तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट नाम से ही पता लग रहा है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखी गई हैं बुक्स। आपने तालपत्र एक टर्म पढ़ी होगी एंशियंट हिस्ट्री में। पहले वो पत्तों के ऊपर लिखा जाता था विद द हेल्प ऑफ अ स्टाइलस। ये स्टाइलस क्या होता है? बेसिकली जैसे जो लैपटॉप के ऊपर आप स्क्रीन पे पेन से लिखते हो तो उसी तरह से एक स्टाइलस बनाया जाता था जो कि बहुत शार्प होता था एट द नीव। तो वैसे ही नेशनल मिशन फॉर द मैन्यूस्क्रिप्ट। हमारी हिस्ट्री में अगर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं विच आर रिलेटेड टू योर मैन्यूस्क्रिप्ट। सो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए भी एक मिशन बनाना पड़ा। तो इसका जो बेसिकली एम है दैट इज टू क्रिएट डेटाबेस ऑफ द एंशियंट एंड मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट इन इंडिया। अब देखो क्या होता है ना, ये लिखे गए हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे। किस पे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत टफ हो जाता है। कितने केमिकल्स आप उस पर यूज़ कर लोगे? ज़्यादा एक लिमिट होती है ना, तो केमिकल्स भी आप फॉर एवर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट है, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जितने भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया के अंदर, हम उसको क्या करेंगे? डाटाबेस बना देंगे। मतलब अब कंप्यूटर में वो सेव्ड है, वो चीज़ें उस पर जो भी लिखा हुआ है वो सारा सेव है। कहाँ पे? दैट इज इनसाइड द कंप्यूटर। तो उसका एक डाटाबेस बना दिया गया सो दैट जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको पूरी तरह से प्रिजर्व करा जा सके। आफ्टर ऑल जितनी भी बॉडीज़ आपको कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में देखने को मिलेंगी, ऑल आर प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ इंडिया। कहीं पे प्रिजर्वेशन हो रही है, कहीं पे प्रमोशन हो रही है, किस तरह से इंडिया को एडवांस लेवल पे लेके जाया जा सके। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को भी मैंडेट कर दिया जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। अब यहाँ पे वेरियस स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस में आपको जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। प्रिजर्वेशन टास्क है, ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व है। मतलब किस तरह से इन चीज़ों को प्रिजर्व करना है, किस तरह से डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए पहले स्टूडेंट्स को एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के उनको क्या पता है कैसे हैंडलिंग करनी है मैन्यूस्क्रिप्ट्स की, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। और इवन कुछ तो फट गए हैं ना, आपने देखा होगा जो अगर आपने वो पढ़ी है NCERT और 6th क्लास वाली, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से रिंग लगाई गई थी जो कि आयरन की थी बेसिकली। तो उसमें भी जंग लग चुका है। तो जंग लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्प्रेड भी कर रहा है जो रिटन एविडेंसेस है। तो हैंडलिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इसमें इन्वॉल्व है। और डिप्लोमा कोर्स भी नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड कर रही है। किस चीज़ के लिए? मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन के लिए। तो देखो यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड अप्लाई फॉर इट। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ट्रस्ट आ गया ना, तो मतलब NGO होगा, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तभी ट्रस्ट लगा है। न्यू दिल्ली में इसको फाउंड करा गया था इन 1984। और अगर इसका एम देखें तो NGO है, तो एक तो वो प्रिजर्वेशन का काम तो करेंगे, बट साथ में एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बिकॉज इंडिया के लोगों को देखोगे ना, आप चले जाओ रेड फोर्ट गए आप, तो वहाँ पे आप देखोगे ना नाम लिखे होते हैं भाई, कील से पत्थर से उखेड़ उखेड़ के नाम लिख दिए होते हैं, बबली लव दिस, बबली लव दैट, तो नाम लिख दिए होते हैं।
तो दे आर नॉट दैट अवेयर कि हमें ये चीज़ प्रोटेक्ट करनी है, ना कि ख़राब करनी है। ये तो एक तरह से ख़राब ही हो रही है ना, वो मार्बल दोबारा से थोड़ी लगेगा उस चीज़ पे। तो जो ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट है फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की, वो बेसिकली फोकस करते हैं हम किस तरह से लोगों को और ज़्यादा अवेयर कर सकें। तो अवेयरनेस इंक्रीज करने का भी एक काम करते हैं अबाउट द हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स को किस तरह से रिस्टोर करना है जो कि पास्ट में ख़राब हुए थे। पास्ट में भी अगर आप देखोगे ना, तो कुछ एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई रूलर उसको बहुत सहज के रख रहा था, कोई रूलर आएगा वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर एक और रूलर आएगा तो उसको दोबारा से सहज के रखेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती आई। बट आज के टाइम पे बना तो कोई नहीं रहा है, बिकॉज अब वो किंग वाला टाइम नहीं रहा ना, तो हमें वो चीज़ें प्रिजर्व भी करनी पड़ेंगी। सो दैट इज़ द बेसिकली इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जो क्या करते हैं, अवेयरनेस जनरेट करने की ट्राई करते हैं कि ये जो हेरिटेज है, ये जो हमें मॉन्यूमेंट्स हैं, ये रिस्टोर करने हैं, ना कि इनको ख़राब करना है। और इसमें फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको चैप्टर्स बोल दिया जाता है। और इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा हुआ है फॉरेन कंट्रीज के साथ टू ज्वाइंटली प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज। अब देखो, सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन ही थोड़ी थी, देयर वाज द माया सिविलाइजेशन ऑल्सो इन द सेंट्रल अमेरिका। अगर आप अमेरिका की बात करें इस तरह से, तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट आता है, यहाँ पे माया सिविलाइजेशन, ग्वेतनामा वगैरह जो कंट्रीज आती हैं, मैक्सिको आती है, तो यहाँ पे हुआ करती थी एक टाइम पे माया सिविलाइजेशन। तो उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि दे हैव टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। तो हमने क्या किया है, बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके रखे हैं, ताकि हम ना सिर्फ इंडिया में रह के बट इंटरनेशनली हम कोलैबोरेशंस कर सकें और इन चीज़ों को मेंटेन कर सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी, दैट इज द साहित्य अकेडमी, जिसको नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी बोला जाता है। हर जनवरी में ये न्यूज़ में होता है। सो एज ऑलवेज ये इम्पॉर्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक संगीत साहित्य अकेडमी होगी। तो ये दोनों हर दिन न्यूज़ में, हर दिन नहीं सॉरी, हर जनवरी में ये न्यूज़ में रहते हैं। वैसे आपका डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है, वो भी हर साल न्यूज़ में रहते हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन ना आए तो स्टार्टिंग वाले पोर्शन से वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सो स्टार्टिंग विद द साहित्य अकेडमी, जिसको नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। 1954 में ये एस्टेब्लिश होता है और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रमोट द लिटरेरी कल्चर। अब देखो, अकेडमी आ गई ना, तो मतलब लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जितना भी कल्चर हमारा लिटरेचर से एसोसिएटेड है, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, दैट इज़ योर साहित्य अकेडमी, जिसको नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। अब ये करेंगे, जितना भी ओरल ट्रेडिशन था, ट्राइबल कल्चर जो आज भी चल रहा है, उसको प्रिजर्व करने पे भी ये फोकस करते हैं। 24 एनुअल अवार्ड्स ये हर साल पब्लिश करते हैं जनवरी मंथ में ही, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनी लैंग्वेजेस में करते हैं, तो देयर आर 22 लैंग्वेजेस, इसमें इंग्लिश और राजस्थानी नहीं है इंक्लूडेड। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, दैट इंग्लिश एंड राजस्थानी आर नॉट इंक्लूडेड। 22 लैंग्वेजेस आपकी फ्रॉम द कहाँ से आती है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी लैंग्वेजेस मैंशनड है, बट इंग्लिश और राजस्थानी को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे भाषा सम्मान कौन देती है, साहित्य अकेडमी और नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। दूसरा देते हैं ये डॉक्टर आनंदा कुमार स्वामी फेलोशिप, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप। और ये दोनों अवार्ड कौन देती है, दैट इज साहित्य अकेडमी, या जिसको नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। लास्ट बॉडी है, दैट इज संगीत नाटक अकेडमी। अब संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो संगीत भी आ गया, नाटक भी आ गया। तो संगीत फॉर म्यूजिक, नाटक फॉर ड्रामा, तो डांस दोनों को जोड़ दें तो डांस भी बन जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रमोट करते हैं। 1952 में इनॉग्रेट करा था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट, बाकी सारी रहे ना रहे, बट ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 1954 में आपकी ये संगीत साहित्य अकेडमी बनी थी, और संगीत नाटक अकेडमी बनती है आपकी 1952 में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन करा था इन 1952। और ये साथ में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसको भी एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था। कोलैबोरेशन है इनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे यूनेस्को इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। इसी के साथ आपके कंप्लीट हो जाते हैं जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस पॉसिबल थे फ्रॉम द दिस यूनिट। अब जो नेक्स्ट आएगा, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द अवार्ड्स एंड ऑनर्स। पद्मश्री आपने सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा, हर साल मिलते हैं अगेन ऑन द
इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसलिए ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इस यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट है। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके 2 या 3 लेक्चर्स आएंगे, अब ज़्यादा नहीं होंगे। कल्चरल इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है बिकॉज इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द नेम। अगर नेम पे थोड़ा फोकस करोगे तो वहाँ से उनकी एटलीस्ट एम आप क्लियर कर लोगे कि क्या एम है इसका, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।